दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों सीटेट सितंबर 2026 में होने वाले पेपर के लिए संस्कृत की एक बेहतरीन और शानदार प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज प्रैक्टिस सेट 4 में हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षण शास्त्र और व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि पिछले पैटर्न पर आधारित हैं और ऐसे ही प्रश्न पेपर में फंसने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, अब देखिए सीटेट के पेपर में व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और उसमें शब्द रूप और धातु रूप ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न धातु रूप से है कि पठेयु इति क्रियापदम कस्य लकारे से रूपमस्ति, यानी ये जो पठेयु ये क्रियापद है ये किस लकार का रूप है। तो देखिए ये जितने भी यहाँ पर रूप लिखे हुए हैं, पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेप पठेयम, तो इनमें आप देखेंगे सब में एक ही मात्रा आई हुई है। तो जितने भी एक ही मात्रा वाले रूप हैं सब विधिलिंग लकार के उदाहरण है। याद रखिएगा ऑप्शन सी, शब्द रूप हो चाहे धातु रूप हो। अगर आप और सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उनकी ट्रिक, उनको याद करने का तरीका, तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूपी टेट सुपर टेट संस्कृत के नाम से। उसमें कुछ वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और कुछ वीडियो अपलोड किए जाने बाकी हैं, तो वहां से आप उनको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है विप्राय गाम ददाति, अत्र विप्राय इति पदस्य का संज्ञा भवति, यानी इस पद विप्राय इस पद में कौन सी संज्ञा होती है या कौन सी संज्ञा है। तो देखिए अगर आप इसका मोटा मोटा सा अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो विप्राय गाम ददाति, विप्र माने ब्राह्मण होता है, तो इसका अर्थ आएगा कि ब्राह्मण को गाय दी जाती है, ब्राह्मण को गाय देते हैं, ये समझ लीजिए अर्थ आएगा। तो ब्राह्मण को गाय देते में आप देखेंगे बीच में को शब्द आ रहा है। अगर आपने कारक पढ़े होंगे तो कर्ता ने कर्म को आता है, तो जैसे ही आप को लगाएंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में कुछ अपवाद होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके आधार पर ही कारकों का निर्धारण होता है। तो देखिए याद रखिए, जब भी किसी को नमस्कार किया जाए, किसी को कोई चीज़ दी जाए, रुचि हो जिसमें रोचते शब्द आया हो, उन सब में चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, विप्राय पद में संप्रदान कारक है। और दूसरी बात, अगर आपको रूप याद है तो आप जानते ही होंगे कि आय जुड़ा हुआ विप्राय, तो चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक, तो यहां से भी आप समझ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके आपके पास समझने को हैं। अगला प्रश्न है चोर भयम इति पदस्य उचितः समासः विग्रह कहा अस्ति। अब यानी इसका पूछा गया चोर भयम का समास विग्रह उचित क्या है। तो इसका सही, चोर भयम का मतलब क्या है, चोर से भय यानी कि चोर से डर, तो से आया, तो ये चोर से भय पंचमी कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक है, तो यानी ऑप्शन ए सही होगा, चोरात भयम। अगला प्रश्न है गंगोदकम इति पदे कहाँ संधि वर्तते, यानी गंगोदकम में कौन सी संधि है। तो देखिए आप देखेंगे गंगोदकम को कहाँ से तोड़ा जाएगा, आप दिमाग लगाइए तो इसको गंगा से तोड़ना है। तो जैसे ही आप गंगा से तोड़ेंगे उसके बाद ओ की मात्रा आपको दिखाई पड़ रही है, तो जहाँ से शब्द को तोड़ा जाए उसके बाद में ओ की मात्रा हो या ए की मात्रा हो, वहां पर हमेशा संधि कौन सी होती है, गुण संधि। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और संधि विच्छेद इसका क्या होगा, गंगा प्लस उदकम, याद रखिए। अगला प्रश्न महापुरुषः इति पदे कहाँ समासः अस्ति। अब महापुरुष में समास कौन सा है, तो देखिए महापुरुष का अर्थ क्या है, महान पुरुष। तो महान पुरुष यानी महान शब्द पुरुष की विशेषता को बता रहा है। तो जहां पर विशेषण और विशेष्य का प्रावधान होता है, एक पद दूसरे की विशेषता बताता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, कर्मधारय समासः। अगला प्रश्न नीत्वा इति पदे प्रयुक्तः प्रकृति प्रत्यय कौ स्तः। देखिए प्रकृति प्रत्यय कौ स्तः, कौ शब्द दो के लिए प्रयोग हुआ है, तो यानी यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय पूछे गए, यानी कि धातु पूछी गई है और प्रत्यय। तो आप देखेंगे आखिरी में तो आया है, तो तुमन वाला तो होगा नहीं, अब लेप वाला भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचते हैं जिनमें त्वा लिखा हुआ। अब देखिए इसको चाहे तो आप कत्वा पढ़ लें, चाहे तो पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, क्योंकि क्या है कि वहां पर पढ़ने के नंबर नहीं है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब इन दो ऑप्शन में आपको चुनना है, तो याद रखिए इसका सही होगा नी प्लस त्वा प्रत्यय, नी प्लस त्वा प्रत्यय। नए कोई शब्द नहीं होता तो ये गलत लिखा हुआ, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अतिष्ठत इति रूपम कस्य लकार अस्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अतिष्ठत लिखा हुआ है, पूछा गया है कि ये किस लकार का है रूप है। तो देखिए धातु तिष्ठ है, इसके आगे आ जुड़ा हुआ है, तो आ जुड़ जाए अगर पहले कभी, जैसे अपठत अलिखत, तो उन सब में जिसमें आ जुड़ा हो वो होता है ऑप्शन ए लंग लकार, और लंग लकार का मतलब भूतकाल से होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रत्यक्षम इति पदे कहा उपसर्ग प्रयुक्त। अब देखिए
पिछले ही प्रैक्टिस सेट में आपको बताया गया कि आधे अक्षर के बाद में या आ गया है। क्या आ गया? या। तो यहाँ पर ऋण संधि होती है और जैसे ही आधे अक्षर के बाद या में अड़ संधि होती है तो या जो बनता है वो बनता है ई की मात्रा से। तो जो ता आधा है उसके ऊपर ई की मात्रा चढ़ के ती हो जाएगा और प्र बना रहेगा, तो प्रति उपसर्ग होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न अब ये दोस्तों शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है। पूछा गया स्वनिर्धारित गतिना छात्रः यदा ज्ञानस्य निर्माणम करोति। इसका अर्थ क्या है? स्वनिर्धारित का मतलब स्वनिर्धारित, गतिना माने गति, छात्र माने छात्र, यदा का मतलब होता है जब। याद रखिएगा, ज्ञानस्य माने ज्ञान का। देखिए कभी भी अगर आधा सा या जुड़ाओ तो उसका अर्थ का से होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि अपनी निर्धारित गति से छात्र जब ज्ञान का निर्माण करता है, जैसे यदा माने जब, तदा माने तब, तब ऐसा उपागम कहा कथ्यते, तब इस उपागम को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी उपागम। देखिए व्यवहारवादी उपागम का मतलब होता है बच्चे को बाहरी कारकों से सिखाना, मतलब बच्चे को किताबों से सिखाना, शिक्षक उसे सिखा रहा है तो अपनी निर्धारित गति से बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है संज्ञानवादी उपागम। देखिए और सी वाला है रचनावादी उपागम और डी है शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित रद्द कर दीजिए। तो देखिए शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को करने का सबसे सही तरीका यही है कि पहले चारों ऑप्शन पढ़िए और जो ऑप्शन आप हटा सकते हैं वो हटा दीजिए। तो हमने दो ऑप्शन हटा दिए, व्यवहारवादी उपागम और शिक्षक केंद्रित उपागम। शिक्षक केंद्रित उपागम क्यों नहीं होगा? क्योंकि शिक्षक केंद्रित नहीं है, ये स्वनिर्धारित गति, अपनी गति के हिसाब से। अब दो बचते हैं, संज्ञानवादी उपागम और रचनावादी उपागम। तो देखिए संज्ञानवादी उपागम वहां होगा जहां पर बच्चा अपनी मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करके तर्क का प्रयोग कर रहा है। तो जब तार्किक शब्द आए प्रश्न में, तार्किक क्रियाओं का या तार्किक रूप से सोच रहा है, वहां पर संज्ञानवादी उपागम होगा, तो यह भी गलत होगा। तो ऑप्शन सी रचनावादी उपागम होता है। अगला प्रश्न, भाषा कक्षायां यानी भाषा कक्षा में प्रामाणिक सामग्री इति कस्या सामग्री बोधा भवति। प्रामाणिक सामग्री ये किस प्रकार की सामग्री होती है, ये पूछा गया हमसे। तो पहला ऑप्शन है या सामग्री केवलम व्याकरण लेखक एवं लिख्यते, यानी जो सामग्री केवल व्याकरण के लेखने में लिखी जाती, जिससे व्याकरण लिखी जाती। देखिए यहां पर केवलम शब्द आया है तो केवलम शब्द से बचिए, और ये तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया कि प्रामाणिक सामग्री उस सामग्री को नहीं कहा जाता है जो व्याकरण के लेख में लिखती है। अगला है दूसरा ऑप्शन, या सामग्री जो सामग्री मूल लेख के स्वाभाविक संदर्भेषु समानांतर उद्देश्यार्थम रोचते, यानी कि जो सामग्री स्वाभाविक संदर्भ में समानांतर उद्देश्यों की रचना करती है, जैसे कि समाचार पत्र, विज्ञापनम। तो यही बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब आप याद रखिएगा कि प्रामाणिक सामग्री कौन सी होती है, तो वो सामग्री होती है जिससे कि स्वाभाविक संदर्भ में ही उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, जैसे कि जो प्रैक्टिकल रूप में सामने से दिखाए, जैसे कि समाचार पत्र जिसमें बच्चे व्यवहारिक रूप से सीखे। याद रखिएगा बच्चे जो होंगे व्यवहारिक रूप से सीखेंगे, समाचार पत्रों के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं के द्वारा। तो ये ऑप्शन भी प्रामाणिक सामग्री कही जाती है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर यानी प्राथमिक स्तर में मातृभाषा माध्यमेन एव शिक्षण भवेत्, मातृभाषा के माध्यम में ही शिक्षण होना चाहिए। एव का मतलब होता ही, इति प्रतिपादितम अस्ति, यह तो हुई। तो यह प्रतिपादित होता है किससे? देखिए भाई, एतेन छात्रेषु हीन भावना न उत्पद्यते, इससे छात्रों में हीन भावना उत्पन्न नहीं होती। अगला ऑप्शन है ऐसा अंतर्राष्ट्रीय भाषा शिक्षण बाधिका अस्ति, यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा शिक्षण में बाधक है। तीसरा, एतेन केवलम व्याकरणस्य ज्ञानम दृढ़ं भवति, इससे केवल व्याकरण का ज्ञान दृढ़ यानी मजबूत होता है। और चौथा, एतद प्राकृतिक वातावरण से निर्माणम करोति, यह प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करती है तथा अर्थबोधे सहायम ददाति, और अर्थबोध में सहायता देती है। अब मातृभाषा में सिखाना है, अगर मातृभाषा में शिक्षण देंगे तो क्या छात्रों में इससे हीन भावना उत्पन्न नहीं होगी? तो ये तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगला, ऐसा ये बात तो देखिए सही लिखी है कि छात्रों में हीन भावना उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब ये नहीं होगा कि मातृभाषा में शिक्षा इसलिए देनी चाहिए कि छात्रों में हीन भावना उत्पन्न नहीं होगी। अगला है ऐसा अंतर्राष्ट्रीय भाषा शिक्षण बाधिका अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय भाषा शिक्षण में बाधक, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला है केवलम, फिर से केवल शब्द आ गया, और आगे जो बात लिखी भी हुई है वो भी गलत है कि इससे केवल व्याकरण का ज्ञान मजबूत होता है। तो मातृभाषा में शिक्षण देने से केवल व्याकरण का ज्ञान मजबूत नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, कि यह प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करती है और अर्थबोध में भी सहायता देती है। अगला प्रश्न है यदा का मतलब पीछे बता ही चुके हैं, जब। तो यदा छात्रा नवीन भाषा शिक्षन्ति, जब छात्र को नवीन भाषा सीखते हैं, परंतु ताम वक्तुम न शक्नुवन्ति, यानी कि
वो बोल नहीं सकते। शक्नुवंती का मतलब सकते हैं, तो वो बोल नहीं सकते हैं। केवलम अवगच्छन्ति, अब देखिए अवगच्छन्ति का अर्थ लिख दिया गया, समझते हैं। ऐसा स्थिति भाषा अर्जन से का काला कथ्यते, तो यह स्थिति भाषा अर्जन के कौन सा काल कहा जाता है? इस स्थिति को भाषा अर्जन का कौन सा काल कहा जाता है? देखिए अब छात्र क्या है, नई भाषा को सीख रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो बोल नहीं पा रहे हैं इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि वो मौन है, यानी कि मौन काला। तो जब बच्चे सीख तो रहे हैं, भाषा को ग्रहण कर रहे हैं, पर वो बोल नहीं सकते हैं, यानी बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो मौन काल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यालयी शिक्षायाम संस्कृत भाषा स्थानम कथमपि अनुसरति, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 जो आई, उसमें विद्यालयी शिक्षा में संस्कृत भाषा के स्थान को कैसे अनुशंसित किया गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्रे एक वैकल्पिकी शास्त्रीय भाषा रूपेण, यानी त्रिभाषा सूत्र में एक वैकल्पिकी शास्त्रीय भाषा के रूप में। दूसरा, प्राथमिक स्तर अनिवार्य मातृभाषा रूपेण, प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य मातृभाषा के रूप में, तो ये गलत कर दीजिए क्योंकि मातृभाषाएं सबकी अलग अलग हो सकती है, तो अनिवार्य मातृभाषा संस्कृत नहीं हो सकती। सी ऑप्शन है आंग्ल भाषा या स्थानीय अनिवार्य भाषा रूपेण, आंग्ल भाषा के स्थान पर अनिवार्य भाषा के रूप में, यानी अंग्रेजी की जगह अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए। और डी है केवलम उच्च शिक्षायाम शोध कार्यार्थम, केवल उच्च शिक्षा के शोध कार्य के लिए, तो ये भी गलत कर दीजिए। अब दो ऑप्शन बचते हैं, पहला है कि त्रिभाषा सूत्र में एक वैकल्पिकी शास्त्रीय भाषा के रूप में या अंग्रेजी भाषा के स्थान पर अनिवार्य भाषा के रूप में, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा के स्थान पर नहीं, इसका प्रयोग, इसका जो अनुशंसा की गई है संस्कृत की, वो इस प्रकार की गई है कि त्रिभाषाएं यानी 3 भाषाएं होंगी, तो उसमें शास्त्रीय भाषा के रूप में, वैकल्प के रूप में संस्कृत का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सामग्रिक भाषा उपागमः भाषा शिक्षाएं किम मन्यते, यानी सामग्रिक भाषा उपागम को भाषा शिक्षा में क्या माना जाता है? तो देखिए पहला है कि भाषा लघुत्मात घटकात शब्दाविधि शिक्षणीय, यानी कि भाषा को छोटे छोटे टुकड़े यानी ध्वनियों के रूप में कह सकते हैं, वर्णों से सिखाई जानी चाहिए। अगला, भाषा अर्थपूर्ण संदर्भेषु समग्र रूपेण शिक्षणीय, भाषा को पूर्ण अर्थ के संदर्भ में समग्र रूप से सिखाई जाना चाहिए, ना तो पृथक पृथक खंडेषु, ना ही अलग अलग टुकड़ों में कि वर्ण अलग शब्द अलग। अगला है भाषा केवलम व्याकरण नियमानाम, केवल व्याकरण के नियमों का अभ्यास, ये तो नहीं होगा, केवल आ गया और व्याकरण के नियमों से नहीं। भाषा शिक्षण केवलम लेखन से, अब केवल लेखन का ही महत्व होता है, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा कि अलग अलग रूप में नहीं, सामग्रिक भाषाओं का उपागम का मतलब होता है कि मिलकर सिखाया जाए। जैसे वर्ण और शब्द तो अलग अलग सीखेंगे, लेकिन वर्ण सिखाया और तुरंत वर्णों से शब्द बनाना सिखा दिया, तो इस प्रकार से, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तरे कविता शिक्षण से समय, यानी उच्च प्राथमिक स्तर में कविता शिक्षण के समय समीक्षात्मक चिंतन से, यानी समीक्षात्मक चिंतन का विकासाय, उसके विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक सहायता करता है? यानी कि समीक्षात्मक चिंतन करना है आपको। तो पहला है अस्या कविताया रचयिता कहा अस्ति, मतलब ये पूछ दिया जाए कि इस कविता का रचयिता कौन है। कहा का मतलब होता है कौन, और अस्या का मतलब है इस, तो इस कविता का रचनाकार कौन है? अगर आप ये पूछ रहे हैं तो क्या समीक्षात्मक चिंतन हो रहा है? चलिए और ऑप्शन को पढ़ते हैं। अगला है कवित्व प्रयुक्तानाम कठिन शब्दानाम विलोम शब्दानाम लिखत, कि कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनके विलोम शब्द लिख दीजिए, ठीक है। अगला है यदि भगवान कवि स्थान भवेत, यदि आप कवि के स्थान पर होते, तरही माने होता है तो इस समस्या का क्या समाधान करते, या इस समस्या के समाधान किस प्रकार से करते। और अगला ऑप्शन है कवितायाम कति अलंकार प्रयुक्ता, कविता में कितने अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। तो समीक्षात्मक चिंतन करना है, समीक्षा करनी है, तो ये अलंकार वाला ऑप्शन हटा दीजिए और रचयिता वाला भी, क्योंकि इसमें समीक्षा तो करनी नहीं, इसमें तो केवल पूछ दिया है कौन रचनाकार है, कितने अलंकार। अब 2 ऑप्शन बचते हैं। अब बताइए कठिन शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे कि ये वाला प्रश्न सही होगा ऑप्शन कि कवि के स्थान पर अगर आप होते तो इस समस्या का समाधान किस प्रकार करते, या इस समस्या का समाधान किस प्रकार करना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि समीक्षात्मक चिंतन पूछा गया है, तो इसलिए तो ऑप्शन को हटाने से प्रश्न का आंसर ढूंढना और आसान हो जाता है। प्रश्न अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते रहिए, जिन तक आवश्यकता हो उन तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाइए। अगला प्रश्न है कश्चित शिक्षा शास्त्री प्रतिपादित बान, किसी, कश्चित का मतलब होता है किसी या कोई भी कह सकते हैं, तो शिक्षा शास्त्री, किसी शिक्षा शास्त्री ने प्रतिपादित किया कि छात्रा प्रथम भाषाया, लिखा हुआ है छात्रा यानी जो छात्र होते हैं, प्रथम भाषाया ज्ञानेन एवं द्वितीय भाषाम ग्रहन्ति,
प्रथम भाषा के ज्ञान से ही द्वितीय भाषा ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के शिक्षण के लिए बाधा नहीं होकर, भूत्वा का मतलब होकर, बाधा ना होकर सेतु के रूप में कार्य करती है। सेतु रूपेण कार्यम करोति। तो यह परिकल्पना क्या है? मतलब किसी शिक्षा शास्त्री ने प्रतिपादित किया कि प्रथम भाषाया ज्ञाने ने, प्रथम भाषा के ज्ञान से द्वितीय भाषा यानी कि द्वितीय भाषा को ग्रहणती मतलब ग्रहण करते। तो इसलिए प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के शिक्षण के लिए बाधा ना होकर सेतु का कार्य करती है। तो ये सेतु का कार्य करती, ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाषा अंतरणम। याद रखिएगा, जब एक भाषा के माध्यम से दूसरी भाषा को सीखने में मदद मिलती है तो इसको बोलते हैं भाषा अंतरण। और जब एक भाषा दूसरी भाषा के सीखने में बाधा उत्पन्न करती है तो इसको बोलते हैं भाषा व्यतिकरणम। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कश्चित छात्र यानी कोई छात्र व्याकरण नियमानां जानति यानी कि व्याकरण के नियमों को जानता है, परंतु भाषण के समय सः शुद्ध रूपेण वक्तुम न शक्नोति, तो वो शुद्ध रूप से बोल नहीं सकता है। अस्य कारणम किम, इसका क्या कारण है? व्याकरण के नियमों को जान रहा है तो पहला है तस्य भाषा सामर्थ्य न्यूनता अस्ति, यानी उसका भाषा सामर्थ्य न्यून यानी कि भाषा सामर्थ्य की उसमें कमी है। देखिए, भाषा सामर्थ्य की कमी वाला ऑप्शन नहीं चुनेंगे, क्योंकि अगर भाषा सामर्थ्य की कमी है, सामर्थ्य का मतलब उसकी शक्ति, तो फिर व्याकरण के नियमों को तो वो जान रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। अगला है कि तस्य भाषा प्रदर्शने दोषा अस्ति, उसके भाषा प्रदर्शन में दोष है। अगला ऑप्शन है सह व्याकरण न अधीतवान, उसने व्याकरण नहीं सीखी है। अब व्याकरण जब उसमें लिखा हुआ है कि व्याकरण के नियमों को जानता है तो ये तो ऑप्शन गलत ही होगा। और अगला है तस्य बुद्धि लब्धि न्यूना अस्ति, उसकी बुद्धि लब्धि कम है यानी बुद्धि लब्धि शून्य है। तो अब इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, तस्य भाषा प्रदर्शन, यानी भाषा को प्रदर्शित करने में, भाषा बोलने में उसका दोष है। बुद्धि लब्धि उसकी शून्य नहीं है, ना ही भाषा सामर्थ्य उसका न्यून है, क्योंकि भाषा सामर्थ्य तो है उसके पास, तभी तो व्याकरण के नियम वो जानता है। तो ऑप्शन बी। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि चारों ऑप्शन में ऑप्शन को हटा के जो उचित लगता है, जो एप्रोप्रिएट होता है, सर्वाधिक उपयुक्त, वही चुना जाता है। तो ये इसी प्रकार का प्रश्न है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर यानी प्राथमिक स्तर पे छात्र से भाषा विकासार्थम, छात्र की भाषा विकास के लिए सर्वाधिक प्रभावी माध्यम क्या है? तो देखिए, पहला है बाल साहित्य से पठनम, तो ये तो प्रभावी माध्यम है, ठीक है। क्रीड़ा माध्यम शिक्षणम, ये भी है। शिक्षकेण शुद्ध उच्चारणम, शिक्षक का शुद्ध उच्चारण प्राथमिक स्तर पर पूछ रहे हैं तो शुद्ध उच्चारण का उतना सर्वाधिक प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि सर्वाधिक पूछा गया है। और अगला है भाषा समृद्धम वातावरणम, तो ये भी सही। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है, बाल साहित्य का पठन करने से प्रभावी माध्यम तो होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन सर्वाधिक प्रभावी पूछा गया है। तो आप एक बात याद रखिए कि जो भाषा समृद्ध वातावरण होता है, वो भाषा समृद्ध वातावरण ही वही होता है जिसमें बाल साहित्य का पाठ कराया जाए और क्रीड़ा के माध्यम से शिक्षा की जाए। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो दो ऑप्शन लिखे हैं, बाल साहित्य का पठन और क्रीड़ा के माध्यम से शिक्षा यानी खेल माध्यम से शिक्षा, ये दोनों भाषा समृद्ध वातावरण के ही हिस्से हैं। तो इसका जो ऑप्शन के हिसाब से मुख्य यानी कि जो मुख्य उपयुक्त आंसर होगा, सर्वाधिक प्रभावी होगा, वो होगा ऑप्शन डी, भाषा समृद्ध वातावरण, क्योंकि भाषा समृद्ध वातावरण में दोनों चीजें आई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भाषा समृद्ध वातावरण का दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी चुनना ही सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न, पठन काल में अनुमान कार्य यानी अनुमान कार्य, यह किसका उपकौशल है? कस्य माने किसका, यह किसका उपकौशल है? तो पहला ऑप्शन है अर्थबोध, दूसरा है शब्दकोश शब्दों का अन्वेषण, तीसरा है व्याकरणिक संरचना और चौथा है केवलम द्रुत पठन से। देखिए, व्याकरणिक संरचना का अर्थ से मतलब नहीं होगा, अनुमान से मतलब नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। द्रुत पठन से मतलब तेजी से पढ़ना, तो अनुमान कार्य में तेजी से पढ़ने का मतलब नहीं। अब दो ऑप्शन बचते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन है अर्थबोध से, कि बच्चे जो होते हैं पाठ पढ़ते हैं और उसके अर्थ अपने हिसाब से लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अनुमान लगाना होता है, ये अर्थबोध का ही उपकौशल होता है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन मुख्यतः किमर्थम क्रियते। किमर्थम का मतलब याद रखिएगा, किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। तो रचनात्मक आकलन मुख्यतः किस लिए होता है? पहला ऑप्शन छात्रान श्रेणीषु विभाजितुम, यानी छात्रों को श्रेणियों में विभाजित करने, मतलब ग्रेडिंग करने के लिए, तो ये गलत है। अगला है सत्रांते छात्र से उपलब्धि मापितुम, सत्र के अंत में छात्र की उपलब्धि मापने के लिए, तो रचनात्मक आकलन इसके लिए नहीं होता है। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या सुधारीकरण है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारीकरण करने के लिए। और डी ऑप्शन है छात्र की बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए, तो ये भी गलत हो गया कि रचनात्मक आकलन से बुद्धि लब्धि आप नहीं यानी IQ नहीं आप
बुद्धिलब्धि का मतलब IQ। तो IQ जानने के लिए रचनात्मक आकलन नहीं होता। तो ऑप्शन सी सही है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सुधारीकरण करने के लिए। अगला प्रश्न, छात्र से भाषा प्रगति यानी कि छात्र की भाषा प्रगति में क्रमिक अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड। तो एक क्रम से रिकॉर्ड स्थापित किया जाए तो एक कौन सा उपाय इसके लिए श्रेष्ठ है? संकलनात्मक परीक्षा, शिक्षक की स्मृति, गृहकार्य पुस्तिका की पोर्टफोलियो। तो ये जितने भी ये रिकॉर्ड वाले ऑप्शन होते हैं अभिलेख, तो पोर्टफोलियो याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संप्रेषणात्मक उपागम में यानी संप्रेषणात्मक उपागम में कस्य माने किसके ऊपरी माने ऊपर सर्वाधिकम बलम दिए थे। यानी संप्रेषणात्मक उपागम में किसके ऊपर सर्वाधिक बल दिया जाता है। अब संप्रेषणात्मक उपागम का मतलब क्या? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या? एक दूसरे से बातचीत करेगा। तो बातचीत करने में पहला है वाक्य संरचना शुद्धता, तो शुद्धता के ऊपर नहीं। अगला है कठिन शब्दों के अर्थ का स्मरण करने में, तो नहीं, ऐसा भी नहीं। अगला है व्यवहारिक संदर्भ में भाषा प्रयोग से, और चौथा है केवल पाठ्य पुस्तक वाचन, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन सी बचता है कि व्यवहारिक संदर्भ में भाषा का प्रयोग, इसके ऊपर सर्वाधिक बल दिया जाता है। व्यवहारिक संदर्भ का मतलब व्यवहार के रूप में आपका बातचीत करना, कुछ कहना, कुछ सुनना, ये सब। अगला प्रश्न, कक्षा में भाषा समृद्ध वातावरण के निर्माण के लिए निम्नलिखितेषु यानी निम्नलिखित में कौन सा उपाय न्यूनतम उपयोगिता भजते, न्यूनतम उपयोगिता रखता है? तो देखिए, न्यूनतम का मतलब सबसे कम। तो देखिए पहला क्या है, छात्राणाम कृते केवलम पाठ्य पुस्तक आधारित अभ्यास प्रश्नानाम कंठस्थीकरण सादेशा। छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तक आधारित अभ्यास प्रश्नों के कंठस्थीकरण करने का आदेश देना। ठीक है, ये सही हो सकता है क्योंकि लग रहा है ये सबसे कम उपयोगी हो सकता है। अगला ऑप्शन है कक्षायाम एकस्य लघु पुस्तकालय से स्थापना, कक्षा में एक लघु पुस्तकालय की स्थापना करना। अगला ऑप्शन है कक्षाया भित्तिषु यानी दीवारों पर कक्षा की छात्र लिखिता नाम कविता नाम सूक्ति नाम च प्रदर्शनम, छात्रों के लिखित कविताओं और सूक्तियों का प्रदर्शन। और चौथा ऑप्शन है विविध भाषाई क्रीड़ा नाम आयोजन, विभिन्न प्रकार की भाषाई खेलों का आयोजन करना। तो अब बताइए न्यूनतम उपयोगी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सीधी सी बात है कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रश्नों का कंठस्थ कर देना, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, लेखन कौशले सर्वाधिकम महत्वपूर्णम किमस्ति। तो लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर अक्षर, विचारों की अभिव्यक्ति, शुद्ध वर्तनी, तीव्र गत्या लेखम। तीव्र गति से लेखन नहीं होगा, शुद्ध वर्तनी भी नहीं। देखिए बच्चों की बात की जा रही है तो विचारणाम अभिव्यक्ति एवं स्पष्टता, तो ये है सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेखन कौशल में। प्रश्न अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का निस्तारण जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है हितोपदेशा इति पदे कहा संधि, यानी हितोपदेश इस पद में कौन सी संधि है तथा च अस्य सूत्रम, और उसका सूत्र क्या है? तो देखिए हितोपदेश को आप कहाँ से तोड़ेंगे? अभी पीछे मैंने बताया हित से तोड़ना चाहेंगे। तो जैसे ही आप इसको हित से तोड़ना चाहेंगे, ओ की मात्रा मिल रही है तो पीछे आपको बताया गया शब्द को तोड़िए, ओ की मात्रा मिले, ए की मात्रा मिले, संधि कौन सी होगी? गुण, और गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुणा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उक्त्वा इति पदे प्रकृति प्रत्यय, यानी इसमें भी वही क्वेश्चन प्रकृति और प्रत्यय यानी प्रत्यय पूछा गया है और प्रकृति मतलब धातु पूछी गई है। तो देखिए आखिरी में त्वा लिखा हुआ है, तो सारे ऑप्शन में, लेकिन ये डी वाला गलत होगा क्योंकि त्वा कोई प्रत्यय नहीं होता। आधा का यानी कत्वा पढ़ लीजिए आप अपनी सुविधा के लिए। तो मान लीजिए कत्वा लिखा हुआ है तो सी वाला गलत हो गया क्योंकि पहले बद लिखा हुआ है, तो बद प्लस कत्वा तो बदित्वा बनेगा, तो ये तो गलत है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, उच्च प्लस त्वा और बच प्लस त्वा, और लिखा हुआ उक्त्वा, तो ज्यादातर लोग बी चुन लेंगे, बल गलत है, ऑप्शन ए सही जवाब है। ये जो उक्त्वा है ये वच प्लस क्त्वा, वच का मतलब होता है बोलने से, उससे बना है, तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न अच्छा लगाओ तो लाइक करके जाइएगा। अगला प्रश्न है प्रविश्य इति पदे कहा प्रत्यय वर्तते, यानी प्रविश्य में कौन सा पद, प्रविश्य पद में कौन सा प्रत्यय है? देखिए ये आपको प्रैक्टिस सेट 1 या 2 में बताया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले अगर एक उपसर्ग हो, क्या हो? एक उपसर्ग हो, बीच में कोई शब्द कोई अक्षर हो और आखिरी में या हो, तो वहां पर हमेशा लेप प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? लेप। तो आप देखेंगे पहले प्रा एक उपसर्ग है, आखिरी में या है, बस इतना ही काफी है, लेप प्रत्यय लगा देंगे। अगला प्रश्न, तेन ग्रंथा पठ्यते एतत् वाक्यम कस्मिन् वाच्ये अस्ति। देखिए जब भी कभी पठ का मतलब पढ़ने से क्रिया के ऊपर एक ही मात्रा आए तो वो कर्तृवाच्य नहीं होगा, उभयवाचक भी कुछ नहीं होता है, तो कर्तृवाच्य वो नहीं होगा। अब होगा क्या?
तेन ग्रंथा पठ्यते, तेन का मतलब उसके द्वारा, ग्रंथा माने ग्रंथ, पढ़ा जाता है। तो पढ़ा जाना जो पढ़ना क्रिया है ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कर्मवाच्य। अब वाच्य परिवर्तन हो, चाहे शब्द रूप हो, धातु रूप हो, अनुवाद हो, अव्यय हो, इन सबका यूपी टेट और सुपर टेट की प्लेलिस्ट में समाकलन किया गया है। तो आप अगर उस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो सीटेट में भी आपको हेल्प मिलेगी, और अगर आप किसी प्रदेश की टेट परीक्षा या सुपर टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी ही मिलेगी हेल्प। तो दोस्तों ये प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। अगला प्रश्न है, द्विभाषी कक्षा यानी दो भाषा वाली कक्षा में छात्रा यदा, जब एक छात्र भाषा बोलता है और मध्य एवं अन्य भाषा शब्दान प्रयुक्त है, यानी कि एक भाषा को बोलते बोलते बीच में एक अन्य भाषा का प्रयोग शब्द प्रयोग कर देता है, तथा सा प्रक्रिया का कथ्यते, तब ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन दिए गए, कोड व्यतिकरणम, कोड मिश्रणम, कोड अंतरणम, भाषा संक्रमण। देखिए जैसे कि आप एक शब्द लिखा हुआ है कि मेरे लिए वाटर ले आओ, अब इसमें लिखा हुआ है मेरे लिए वाटर ले आओ, तो मेरे लिए और ले आओ ये तो हिंदी के शब्द है, बीच में यूज कर लिया गया वाटर। तो यही कहा गया है कि एक भाषा बोलते बोलते बीच में दूसरी भाषा का प्रयोग कर लिया है, तो इसको कहते हैं कोड मिश्रण, ऑप्शन बी। और कोड व्यतिकरण क्या होता है कि एक भाषा का बोलने के बाद दूसरी भाषा बोलना, जैसे कि मैं थक गया हूं, आई वॉन्ट टू स्लीप, अब मैं थक गया हूं अलग और आगे क्या है, आई वॉन्ट टू स्लीप, तो ये कोड व्यतिकरण का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।